नैनीताल के घोड़ाखाल में सीएम धामी ने की गोलजीऊ देवता की पूजा अर्चना, संदेश यात्रा का हुआ समापन। विधि विधान से खोले गए बाबा केदारनाथ के कपाट, मुख्यमंत्री धामी ने किए परिवार संग बाबा के दर्शन। पहले दिन मौजूद रहे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी किया उम्मीदवार का ऐलान, सीएम धामी के सामने निर्मला घतोड़ी को उतारा। और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की भी तैयारी, प्रशासन ने की तैयारी पूरी। 8 मई को खुलेंगे कपाट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। चंपावत से बड़ी खबर लेंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने चंपावत से महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को उम्मीदवार बनाया है। सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी के नाम का ऐलान कर दिया है। चंपावत में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही हैं निर्मला गहतोड़ी, ग्राम प्रधान भी रह चुकी हैं। 31 मई को चंपावत में मतदान होना है। 11 मई तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी। तो कांग्रेस ने भी लगातार इस बात को मुस्तैदी के साथ कहा भी था और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयान में इस बात को प्रमुखता से रख रहे थे कि वो चंपावत चुनाव को किसी भी तरह से हल्के में नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस की माने तो खटीमा दोहराने वाले हैं वो चंपावत में। इस बात को लगातार कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं, चाहे वो हरीश रावत हो या फिर पीसीसी चीफ हो। बहरहाल बीजेपी भी लगातार मुस्तैदी के साथ मैदान में है। बीजेपी का तो कहना है कि चंपावत से राहुल गांधी क्यों ना आ जाएं, राहुल गांधी को उतार दीजिए आप, उनकी भी जमानत जब्त करा देंगे, ऐसा बीजेपी कह रही है। लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो एक सीट पर बाय इलेक्शन होना है और पूरे प्रदेश की नजरें इसी सीट पर हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि न केवल चंपावत सीट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, तो अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और जोरों शोरों से सभी प्रचार में लगे हुए हैं। उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन दिए जाएंगे। 17 मई तारीख होगी नाम वापसी की। 31 मई को मतदान होगा, 31 मई को वोटिंग होगी और 3 जून को नतीजे आ जाएंगे। 3 जून को मतगणना होगी। और इस खबर को अब समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, तो इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ बीजेपी है, आप ही की रिपोर्ट हमने बहुत प्रमुखता से दिखाई थी जिसमें बीजेपी तो ये कह रही है कि आप राहुल गांधी को ले आइए, यहां पर हम खटीमा दोहराने नहीं देंगे, चंपावत में बीजेपी जीतेगी। और अब कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। बिल्कुल विवेक, देखिए जाहिर तौर पर अभी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था
कि अगर कांग्रेस इस वक्त खुद राहुल गांधी को भी अगर चंपावत से उपचुनाव में उतार दे तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की जमानत भी जब्त होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मौजूदा समय में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हालांकि मुख्यमंत्री खटीमा में चुनाव हार गए थे, लेकिन इस वक्त जो संगठन है, संगठन बहुत ही ज्यादा मजबूती से वहां पर डटा हुआ है। चंपावत में जो टीमें गठित हो चुकी हैं और जिस तरीके से अगर ताकत की बात करें तो पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी गई है बीजेपी द्वारा। और बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस जिस नेता की उस क्षेत्र में पकड़ है, कार्यकर्ताओं में पकड़ है, उनको ज्यादा तवज्जो यहाँ पर दिया जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें तो निर्मला गहतोड़ी को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, निर्मला गहतोड़ी एक बहुत बड़ा नाम नहीं है, एक ग्राम प्रधान वो रही हैं, जिला अध्यक्ष भी वो कभी रही थी चंपावत की। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक वॉक ओवर देने की कोशिश बीजेपी को करती है और बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है। जी कैलाश, लेकिन मैं एक बात और जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे पास खबर सामने आई है और हम निर्मला गहतोड़ी की अगर बात करें तो वो वहां पर जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस की, वहां पर वो जनप्रतिनिधि भी रह चुकी हैं, हालांकि विधायक नहीं रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि सरपंच रह चुकी हैं। तो इसका कितना फायदा मिलेगा? क्या क्षेत्रीय जनता कांग्रेस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी, या हमेशा देखा जाता है कि उपचुनाव में तो अगर मुख्यमंत्री खड़े हैं तो फिर जनता तो उन्हें ही वोट करती है? बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल सही बात कही और जाहिर तौर पर ये एक मनोस्थिति भी लोगों की होती है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि हिंदुस्तान के क्रम कहीं भी। तो ये हमेशा ही रिजल्ट रहे हैं कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री जब उपचुनाव लड़ता है तो जाहिर सी बात है कि जनता उस तरफ को ही जाती है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो हरीश रावत हो, निष्पाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो, सभी ने ये कहा था कि हम जिस तर्ज पर हमने मुख्यमंत्री को खटीमा में शिकस्त दी थी, उसी तर्ज पर एक बार फिर हम चंपावत में मुख्यमंत्री को शिकस्त देंगे। हालांकि कुछ प्रवक्ताओं का ये भी कहना था कि अगर खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो यहाँ से लड़े तो उनकी भी जमानत जब्त होगी, राहुल गांधी यहाँ से लड़े उनकी भी जमानत जब्त होगी। तो उससे और कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे थे कि हम एक सशक्त यहाँ पर टक्कर देंगे, सशक्त उम्मीदवार को यहाँ पर उतारेंगे। लेकिन निर्मला गहतोड़ी को जिस तरीके से यहाँ पर उतारा है, उनका जो क्षेत्र में जनाधार है इतना जनाधार नहीं है, क्योंकि अभी वो मौजूदा जिलाध्यक्ष नहीं थी, वो काफी पहले जिलाध्यक्ष रही है, वो काफी पहले ग्राम प्रधान रही है और यहाँ पर मुख्यमंत्री एक कद्दावर नेता भी है और खासतौर पर सूबे के मुखिया है। तो सूबे के मुखिया को हराने के लिए कांग्रेस को एक दिग्गज नेता यहाँ पर उतारना चाहिए था, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। तो साफ तौर पर यह लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी डर रही है। और जिस तरीके से आज एक और खबर आई थी सुबह की, कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष थे जोत सिंह बिष्ट, उन्होंने आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। 40 सालों का राजनीतिक सफर है कि कांग्रेस ने अंदर खाने वॉक ओवर देने की पूरी कोशिश बीजेपी को कर ली है। तो ये क्या ये कांग्रेस खेमे में खलबली भी समझें क्या हम? क्योंकि हमने पहले भी कई उदाहरण देखे हैं, चाहे हरक सिंह हो या कई ऐसे बड़े चेहरे जो नामी गिरामी मतलब कहते थे कि देहरादून से दिल्ली यात्रा अगर करेंगे तो यही बड़े चेहरे करेंगे। अब हालांकि वो लोग आ जरूर गए हैं कांग्रेस में, लेकिन धीरे धीरे बड़े नेताओं का जाना क्या असंतोष है, या हरीश रावत को और मेहनत करनी होगी थोड़ा? बिल्कुल, देखिए जहां तक हरीश रावत जी की मैं बात करूं, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जो चुनावी हार है उस पर मंथन चल रहा है, आपस में कोई गुटबाजी नहीं है। तो नेताओं से हमारी बातचीत हुई, प्रदेश अध्यक्ष से खुद मैंने बातचीत की थी, जो संगठन के जो उनके मुख्य जो लोग हैं उनसे मेरी पर्सनल यहाँ पर मुलाकात की, बातचीत हुई। लेकिन जो अंदर खाने की जो रिपोर्ट है विवेक, वो साफ तौर पर यही है कि असंतोष है। और असंतोष इसलिए भी है क्योंकि अगर खेमे की बात करूं, खेमेबाजी में साफ तौर पर कांग्रेस इस वक्त गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें, चुनाव से पहले जो पूर्व इनके अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, वो भी यहाँ पर नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दामन थामा। उसके चलते अगर प्रीतम सिंह की बात करें, वो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे थे, लेकिन उनका गुट अलग है। यहाँ पर करण महरा को जब से बनाया गया था, वो नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दोनों ही यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र से है, गढ़वाल क्षेत्र की इस वक्त अनदेखी की गई है। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है विवेक की गुटबाजी है और गुटबाजी का नतीजा आज एक बार फिर देखने को मिला है निश्चित तौर पर। और यही इसी से पार पाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महिला उम्मीदवार का नाम घोषित किया है कांग्रेस ने इस सीट से। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या कांग्रेस की महिला उम्मीदवार टक्कर दे पाएंगी। 3 जून को नतीजे आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार को अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का हस्तांतरण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अलकनंदा पर्यटक आवास गृह की चाबी सौंपी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 43.27 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आज केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान से खुले। इसके साथ ही 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां हो रही हैं। नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तेल कलश, गाड़ू घड़ा और बद्रीनाथ धाम के पुजारी रावल पांडुकेश्वर के लिए रवाना होंगे। बता दें कि भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपराएं आरंभ हो चुकी हैं। इसी कड़ी में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर स्थित देव पूजाई समिति के भवन में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित हुए इस धार्मिक मेले के दौरान नारायण गरुड़ संघ कई किलोमीटर लंबी रस्सी के सहारे 6 माह बाद एक बार फिर अपने भक्तों को दर्शन देने उनके बीच पहुंचे। भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की परंपरा और उस परंपरा में आज का ये दिव्य मेला, गरुड़ जी एक लंबी सी रस्सी से यहाँ तक आए हैं, साथ में भगवान बद्रीनाथ जी पीछे बिछाए हैं। और एक प्रमाण हम देखते हैं, कदाचित इस लंबी रस्सी से जब गरुड़ आते हैं, कदाचित रस्सी कट जाए, गरुड़ रुक जाए या टेढ़े हो जाए तो यात्रा में कहीं न कहीं बाधा होती है, ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं और ऐसा देखा भी गया है। किंतु इस वर्ष हम देख रहे हैं गरुड़ बड़े प्रसन्न मुद्रा में उड़ के आए हमारे यहाँ तक, साथ में भगवान पीछे पीछे चले आए हैं। एक शुभ संकेत जोशीमठ में यात्रा से पूर्व ये प्रारंभ हुआ और कल यानी 6 तारीख को प्रभात में भगवान की डोली यहाँ से पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। यहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना की बैठक का आयोजन हुआ। अपर जिलाधिकारी ने आयोजित बैठक में संबंधित आवेदकों को कहा कि समय पर बैंकों में अपने दस्तावेज जमा करें, जिससे बैंकों को ऋण देने में आसानी प्राप्त होगी। देहरादून से मसूरी जाते समय मुजफ्फरनगर के छात्रों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देहरादून मसूरी मार्ग पर यूपीपीसीएल कार्यालय के पास बस एक कार से जा टकराई, जिसके बाद बस पैराफिट पर लटक गई, जिससे 31 छात्रों की जान सांसत में फंस गई। पुलिस ने स्थानीय राहगीरों की मदद से उनको बाहर निकाला और कई को अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। बस से आ रही थी, दरअसल में एक ढलान भी है, ढलान की वजह से ये बस चालक का कहना है कि ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से ब्रेक नहीं लग पाए थे, जिस वजह से ये घटना घटी है। बस नीचे खाई में चली गई और बच्चे, बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं है। बच्चे 2-4 बच्चे हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी है। 108 के माध्यम से इनको हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया है और हॉस्पिटल के बाद ये लोग अपनी तैयारी करें, इनको अपना वापस जाना है, बाकी कोई कैजुअलिटी नहीं है। ड्राइवर की सावधानी से या कुछ ब्रेक की इशू रहा होगा तो पैराफिट तोड़ते हुए बस नीचे गई है। इत्तेफाक से बस जो नीचे है वो भी एक सड़क थी, तो आधा हिस्सा नीचे वाली सड़क पे, आधा हिस्सा ऊपर की सड़क पे है। इसमें 7 लोगों को मामूली सी चोटें आई, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा चोटें डॉक्टर साहब ने देख लिया है, 2 को हम देहरादून भेज रहे हैं, बाकी 5 सामान्य चोटें हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौके पे हैं, सब पहले हम इनको खाने पीने की व्यवस्था कराते, फिर मैंने इनकी जाने की व्यवस्था के लिए भी बस मंगाई है। हालांकि इनका कहना है कि अभी रात को भी जाना चाहते ही रुकना है, तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था। मलारी से जोशीमठ आ रहा वाहन भापकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
गुरुवार को मलारी हाईवे भावकुंड के पास कैंप पर दुर्घटनाग्रस्त होकर धौली गंगा में गिर गया, जिसमें सवार वाहन चालक संदीप सिंह का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर पुलिस एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वाहन हाईवे निर्माण कर रही कंपनी का बताया जा रहा है। जोशीमठ कोतवाली निरीक्षक का कहना है कि वाहन दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अभी वाहन चालक का कोई पता नहीं लग पाया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए चमोली प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों से अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाना शुरू किया। आपको बता दें कि 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं। ऐसे में सुगमता से सुचारू करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। इसी कड़ी में सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए अस्थायी दुकानें हटाई गई। अतिक्रमणकारियों का कहना था कि वो पिछले 20 वर्षों से अपनी आजीविका इन्हीं दुकानों से चलाते आए हैं। प्रशासन ने उन्हें बलपूर्वक हटाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है और स्थानीय प्रशासन द्वारा यात्रा तैयारियों को लेकर किए जा रहे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। चंबा गंगोत्री हाईवे पर वर्षों पुराने कूड़ेदान की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया। हाईवे टूटने से जाम की स्थिति से यात्रियों के साथ ही आम जनता भी परेशान है। यहाँ सारा टूटा हुआ है, 2-3 महीना हो गया लगभग, और यहाँ से गाड़ियाँ क्या मोटरसाइकिल निकलने का जगह नहीं है। और स्थानीय लोग जो है इस बदबू से बहुत परेशान है, जो कि स्कूल के बच्चे भी जाते हैं हमारे, वो भी नाक बंद करके बिल्कुल चलते हैं यहाँ से। तो बड़ी गजब की बात है, 3 महीना हो गया लगभग, कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा ये स्थानीय नगर पालिका से कहना है कि ये जल्दी से जल्दी ये कूड़ा उठाए यहाँ से, नहीं तो यहाँ से बीमारी फैलने का वो है, डर है। गर्मियों का मौसम है। उत्तराखंड में 43 करोड़ 27 हजार की लागत से भागीरथी पर्यटक आवास गृह के लोकार्पण के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य एक साथ मिलकर पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। दोनों राज्यों में परिसंपत्तियों के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। ये बात खुद पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कही। मंत्री सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों सरकारें महाभारत और रामायण सर्किट पर तेजी से काम कर रही हैं। आने वाले समय में ऐतिहासिक ट्रेल बनाया जाएगा। प्रदेश से मिल करके उस महाभारत ट्रेल को हम जीवांत करेंगे। उनसे प्रेरणा लेते हुए अब हम एक नाथ सर्किट बनाने जा रहे हैं। जहां जहां भी गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की, जो उनकी गुफाएं हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर नाथ संप्रदाय का बोलबाला रहा, तो उसकी जितनी भी गुफाएं हैं, जितनी भी उसके पीछे हैं, उनको करेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए हम एक नाथ सर्किट को बना करके जनता के आगे समर्पित करेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना होगा और दुनिया के सामने अपने पर्यटन का मानचित्र रखना होगा, ताकि दुनिया हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आए। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे वन प्रहरी सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। इन दिनों उत्तराखंड के जंगलों में भयंकर आग लगी है, लेकिन वन प्रहरी मौजूद नहीं है। दरअसल मार्च के आखिर में वन प्रहरी बेरोजगार हो चुके थे। एक तरफ वन विभाग को जंगलों की आग बुझाने में पसीने छूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेरोजगार वन प्रहरी अपनी नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में वन प्रहरियों ने एक बैठक की। यमुना घाटी के ये वन प्रहरी सरकार से बेहद नाराज हैं। इन वन प्रहरियों की सेवा 31 मार्च को समाप्त कर दी गई थी। बैठक कर इन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि वन प्रहरियों को दोबारा से नौकरी पर रखा जाए।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच संपत्ति को लेकर चल रहा 21 साल पुराना विवाद सुलझ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे के दौरान हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने अलकनंदा होटल की चाबी सीएम धामी को सौंपी, जबकि भागीरथ होटल यूपी की झोली में आई। इस दौरान सीएम योगी ने भागीरथी होटल का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा। राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर फैसले लेने होंगे। जिस तरह से उत्तराखंड और यूपी के बीच 21 साल पुराना अलकनंदा होटल का विवाद सुलझा है, ये देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड के हाथों में सौंपने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। हमारे माननीय योगी जी ने आज यहाँ उद्घाटन किया हुआ है। जितने भी साधु संत है, सभी साधु संत योगी जी से यहाँ मिलने आए थे और योगी जी से मिलकर सभी साधु संतों को बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का उद्घाटन हो गया और हम लोगों ने सब यहाँ भोजन किया। भोजन करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। योगी जी का बहुत अच्छा दौरा रहा है और हमारा ये मानना है कि योगी जी जब से यहाँ आए हैं 3 दिन हो गए, सभी संत महात्मा जितने भी है और जितने भी है उत्तराखंड की जनता है, सभी जो है योगी जी को देखना चाहती थी और योगी जी के साथ सब मिलकर जो है सभी खुश और प्रसन्न हो गए। देखिए, अब तो ये इनका अपना विषय है, सरकार का विषय है, लेकिन हमारा विषय खाली इतना था योगी जी से मिलकर जो है, जो आज सब संतों को यहाँ बुलाया, सब ने मिलकर योगी जी से जो है आशीर्वाद प्राप्त किया, आशीर्वाद दिया, ताकि सरकार आगे अच्छी आपस में चलती रहे और आगे भी चलती रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की होनी चाहिए। हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा। और आपसी मतभेदों से ऊपर उठ करके जब हम कार्य करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ये उन सभी राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है जहां पर आपसी सहमति से कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाता है। आने वाले समय में जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसका भी समयबद्ध ढंग से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारने की कार्रवाई भी दोनों लोग मिलकर के करेंगे। आज इसी दिन से यहाँ पर हम लोग आए हैं कि भागीरथी पर्यटन आवास गृह अब उत्तर प्रदेश सरकार उसको, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग उसको संचालित करेगा और अलकनंदा होटल की चाबी मैंने आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाए। और आज आपने देखा आप सबके समक्ष एक उदाहरण कि 2 सरकारें एक होने से और डबल इंजन ट्रिपल इंजन, पहले हम डबल इंजन कहते थे, ट्रिपल इंजन, एक ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछले 21 सालों से जो मामला जो समाधान नहीं हो पा रहा था, जो उलझन थी, उसको सुलझाने का काम। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।